हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको इस क्लास में फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। देखिए, प्रत्येक एग्जाम में जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस क्लास में हमने आपके लिए फिजिक्स से संबंधित प्रश्न लिए हैं, जो कि 30 क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए ही प्रश्न लिए गए हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आपको बताना है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम और फ्लेमिंग का नियम। ये एसएससी 2014, 17 और 2019 में भी पूछा गया है प्रश्न है। तो इसका देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम। देखिए, विद्युत मोटर ये फैराडे के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। देखिए, आप साथ के साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चले। देखिए, यह भी एसएससी 2018, आरआरबी 2019 और यूपी पीसीएस 1995 में यह प्रश्न पूछा गया है। और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डायोप्टर। ये धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर लिया गया है कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, द्रव्यमान क्षति और रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के विखंडन। देखिए, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिक के विखंडन कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 लिया गया है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये आरआरबी 2004 और एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1.5 मीटर, 0.75 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर। देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 1.5 मीटर दर्पण की लंबाई जो 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। यह यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है फिल्म, लेंस, शटर और आवरण। देखिए, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे से जो तुलना की जाएगी वो फिल्म से की जाएगी। जो आँख का रेटिना होता है वो परंपरागत कैमरे के फिल्म से बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6। देखिए, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है। यह भी एसएससी 2014, 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है और आरआरबी 2019 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है ये जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण की बात की जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 7। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। या आरआरबी 2014, 2004 और एसएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसके ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टीन। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिस्टर। ये तड़ित चालक का आविष्कार लॉर्ड लिस्टर ने किया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 लिया गया है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है।
अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यह एसएससी 2019 और 2020 में CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज ये चैडविक ने की थी। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 लिया गया है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, देखिए संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का संरक्षण। जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। देखिए आप साथ के साथ इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते चलें और इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आप प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके यहाँ पर ऑप्शन है इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर और ट्रांसमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 लिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। किसी ने अवलोकित किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? यह आपको बताना है। यह आरआरबी 2005 और एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसके ऑप्शन है हेनरी द्वारा, ओरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा और वोल्टा द्वारा। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओरस्टेड ने अवलोकित किया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14 जो है इसमें पूछा गया है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस या दर्पण काम में लेते हैं आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन लिए गए हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो ये देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्लास जो आपको कराई जा रही है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है या फिर वायु से जल में या फिर वायु से कांच में जाता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश किस रंग में होता है? आपको यह बताना है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश किस रंग में होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लाल, पीला, नीला और बैंगनी। तो देखिए यह जो प्रश्न है ये भी एसएससी 2017, 2018 और आरआरबी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। यदि बात की जाए कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये यूपीएससी 2003, एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा। देखिए ये आरआरबी 2005 और एसएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल को वायुमंडल परत की यानी इसे मौसमी परिवर्तन छत के नाम से जाना जाता है। जो मौसमी परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर ये भी इसके 4 ऑप्शन है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर एसएससी में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसके ऑप्शन है गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन और ग्राहम बेल। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरबीन का आविष्कार ये गैलीलियो ने किया था। देखिए आपके प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आप प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निम्न श्यानता, निम्न घनत्व, निम्न दाब और निम्न तापमान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि भीषण सर्दी में पानी के पाइप किस कारण से फट जाते हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन लिए गए हैं उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, या क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए सर्दियों में पानी के जमने के कारण पाइप फट जाते हैं, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जो पाइप के अंदर पानी जम जाता है फिर वो फैलने लगता है, इस कारण पाइप फट जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में लिया गया है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। किस कारण से बचाते हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं न्यून तापमान पर जीवाणु व फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, या न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, या ऑप्शन डी न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि न्यून तापमान पर जीवाणु व फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। इस कारण से यह खाद्य पदार्थों को खराब होने से रेफ्रिजरेटर बचाते हैं। चलिए आप अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 है। इसमें पूछा गया है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब शून्य नहीं होगा आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्र गिरने के दौरान, पृथ्वी से केंद्र पर, अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। बताइए कब पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो इसका यहाँ सही आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। बल्कि स्वतंत्र गिरने के दौरान भी पिंड का भार शून्य होगा, पृथ्वी के केंद्र पर भी शून्य होता है, और अंतरिक्ष में भी पिंड का भार शून्य होता है। केवल घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? यहाँ पर ऑप्शन है ऊष्मा की उनकी अपनी मात्रा पर,
या उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, या उनके अपने तापमान पर, या उनकी गुप्त ऊष्मा पर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दो निकायों के बीच की ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, तापमान यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 में यहाँ पर पूछा गया है कि 3 प्राथमिक वर्ण हैं, जो प्रथम 3 प्राथमिक रंग हैं आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नीला हरा लाल, नीला पीला लाल, या ऑप्शन सी पीला नारंगी लाल, ऑप्शन डी सफ़ेद काला नीला। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला हरा और लाल, ये 3 प्राथमिक रंग हैं। आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस विकिरण का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? तो बताना है किस विकिरण का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन है बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें और एक्स किरणें। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घटता है? देखिए अधिक ऊंचाई पर बढ़ने के कारण जल का क्वथनांक कम होता जाता है। तो किस कारण से होता है? ऑप्शन है यहाँ पर निम्न तापमान के कारण, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उच्च तापमान के कारण। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण अधिक ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक घटता जाता है। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। कौन सा सबसे सशक्त बल है? ऑप्शन है नाभिकीय बल, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त जो बल है वो नाभिकीय बल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि किस द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? बताइए किस द्रव का वाष्पन जो अधिक तीव्रता से होता है? यहाँ पर ऑप्शन है एल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल और पेट्रोल। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल। देखिए एल्कोहल का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर आपको सभी फिजिक्स से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कराए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।